हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनिमल किंगडम के डिफरेंट फाइलम्स के स्पेशलाइज्ड फीचर्स के बारे में। वो कहाँ रहते हैं, उनके क्या क्या स्पेशल फीचर्स हैं, एक्सक्लूसिव फीचर्स हैं और क्या रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स हैं जो इनमें देखे गए हैं। पहले हमने बेसिस ऑफ क्लास यानी कि प्रीवियस लेक्चर जो है उसमें हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कस किया, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स एंड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स के बारे में बात की। वो लेक्चर हमें बताता है कि क्या थे वो बेसिक फीचर्स जो इन ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करता है। लेकिन हर एक फाइलम के अपने अपने स्पेशलाइज्ड फीचर्स हैं जो जानना बहुत जरूरी है, जिनके बेसिस पे उनको नाम भी दिए गए, है ना। तो वो सारी चीजें जानना जरूरी है, नीड एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंस है उनका, तो उनके बारे में जानेंगे। और साथ ही में 10 फाइलम्स है, उन सबके स्पेशलाइज्ड फीचर्स, सबके फीचर्स डिस्कस करेंगे रिलेट करते हुए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के साथ। और फाइलम कॉर्डेटा जो है वो हमें डील करना है अप टू क्लास लेवल, तो उसे भी डिस्कस करेंगे, उनकी क्लासेस के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला फाइलम जो था, जो सबसे बेसिक फाइलम है, दैट इज फाइलम पॉरीफेरा। तो जैसे मैंने कहा कि इनके नाम जो है उनमें कुछ फीचर्स छिपे हुए हैं। तो फाइलम पॉरीफेरा क्या कहता है, यानी कि हमारा पहला फाइलम जो है उसके नाम में कौन सा फीचर है। फाइलम पॉरीफेरा में पॉरी एंड फेरा दो टर्म्स हैं, where pori means pore and fera means bearing, यानी कि ये वो ऑर्गेनिजम्स है, वो एनिमल्स है जिनकी बॉडी में पोर्स होते हैं, दे आर पोर बेयरिंग एनिमल्स। और वो पोर कौन कौन से हैं? एक तो है ऑस्टिया, सिंगुलर ऑस्टियम कह सकते हैं, क्योंकि ऑस्टियम बहुत सारे होते हैं, मल्टीपल होते हैं इनकी बॉडी में, तो मैं प्लूरल टर्म ही मेंशन करूंगी, दैट इज ऑस्टिया। तो ऑस्टिया जो है वो एंट्री पोर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उसके बारे में भी बात करेंगे। दूसरा है ऑस्किलम। ऑस्किलम इट्स द लार्जर पोर और इसे एग्जिट पोर कहा जाता है। और ये दोनों पोर ना एक कैविटी के साथ मिलके पूरा एक कैनाल सिस्टम बनाएंगे, तो उसके लिए जानना पड़ेगा हमें इनका एक बेसिक स्ट्रक्चर। तो मैं सबसे सिंपल स्पॉन्ज यहाँ पे बना रही हूँ, दिस इज द सिंपल स्पॉन्ज। कुछ इस तरीके से ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं और आप स्ट्रक्चर देख पाओगे, ये ऑर्गेनिज्म बेसल एरिया के साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि ये सबस्ट्रेटम के साथ जुड़े रहते हैं। ये है स्ट्रक्चर जिसमें से आप ऊपर देख पा रहे हो, एक ओपनिंग है बड़ी वाली, और ये छोटे छोटे पोर्स जो है ना, ये डॉटेड स्ट्रक्चर ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं छोटे पोर्स, जिसमें ये छोटे पोर्स है ऑस्टिया, यानी कि आपका एंट्री पोर, एंड दिस इज ऑस्किलम यानी कि एग्जिट पोर। ठीक है, तो ये दो पोर्स हैं। अब इंटरनल स्ट्रक्चर समझने के लिए हम इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लेना पड़ता है, तो अगर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में यहाँ पे लूं तो वो कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, ये है इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ये आ गए छोटे छोटे पोर्स जिसे आप ऑस्टिया कह रहे हो डायग्राम में, है ना। ये ऑस्टिया पूरी बॉडी में होंगे, एंड द लार्जर पोर दिस इज ऑस्किलम, ये ऑस्किलम है, और ये आ गया ऑस्टिया। तो क्या होता है, ये ऑर्गेनिजम्स सबस्ट्रेटम के साथ जुड़े रहते हैं, यानी कि इनका अगर हैबिट और हैबिटेट की बात की जाए तो ये सेसाइल होते हैं। सेसाइल यानी कि दे रिमेन अटैच टू द सबस्ट्रेटम, जमीन के साथ जुड़े रहेंगे, कोई भी बेसिक सबस्ट्रेट मिलेगा उसके साथ जुड़े रहेंगे। तो सबस्ट्रेटम के साथ जुड़े रहते हैं, आगे पीछे नहीं जा सकते। तो क्या होता है, वाटर करंट, ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है, तो वाटर करंट जब आती है तो अपने साथ खाना, गैसेस और कुछ गैमीट्स लेकर आती हैं जो इस ऑस्टिया के थ्रू एंटर करती हैं। तो पानी के साथ सारी चीजें आएंगी इस कैविटी में। तो इस कैविटी को क्या कहा जाता है, दिस कैविटी इज स्पॉन्जोसील। ये पैरागैस्ट्रिक कैविटी है। पैरागैस्ट्रिक कैविटी यानी कि यहाँ पे फूड आता तो है लेकिन डाइजेस्ट नहीं होता। ठीक है, तो वो स्पॉन्जोसील है, तो पानी जितना भी है सारा सामान लेके यहाँ पे आएगा। तो स्पॉन्जोसील में सारा एक्सचेंज होगा, फूड टेकअप होगा, और उसके बाद गैमीट्स टेकअप होंगे, गैसेस टेकअप होगा, सारा वेस्ट उस पानी में डाल दिया जाएगा और अल्टीमेटली वो वाटर इस ऑस्किलम के थ्रू बाहर से एग्जिट कर जाएगा। तो एंट्री ऑस्टिया के थ्रू, एग्जिट ऑस्किलम के थ्रू, और एक्सचेंज कहाँ पे होता है, पैरागैस्ट्रिक कैविटी यानी कि स्पॉन्जोसील में। सो दिस इज द अरेंजमेंट। तो आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पे क्या बन रहा है, पूरा कैनाल सिस्टम बन रहा है। तो पोर का होना इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो ये पोर बेयरिंग एनिमल्स पोर की वजह से क्या बना रहे हैं,
कैनाल सिस्टम, जो कि अगेन इनकी एक स्पेशलाइज्ड प्रॉपर्टी हुई। तो याद रखेंगे स्पॉन्जोसील डाइजेस्टिव कैविटी नहीं है। हमने जाना था ये ऑर्गेनिज्म सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान के अंडर आते हैं, इनमें अपनी डाइजेस्टिव कैविटी नहीं होती है, डाइजेशन सेल के अंदर होगी, इंट्रासेल्यूलर है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा हैबिट, दे आर सेसाइल ऑर्गेनिजम्स, जमीन के साथ जुड़े रहते हैं, सबस्ट्रेटम के साथ जुड़े रहते हैं, मूव नहीं करते। और हैबिटेट की बात करें, दे आर एक्वेटिक, पानी में रहने वाले, जिसमें से आपको मोस्टली फॉर्म्स मरीन दिखेंगी, ठीक है। तो मोस्टली मरीन्स है, मरीन फॉर्म्स है। और जो आपको रिमेनिंग दिखेंगी, यानी कि एक आपको फ्रेश वाटर फॉर्म भी दिखेगी, एक्सेप्शन है। तो फ्रेश वाटर फॉर्म है स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला इज द फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टी होती है पॉरीफेरेंस में, इसलिए उन्हें स्पॉन्जेस भी कहा जाता है। तो स्पॉन्जिला ये वही ऑर्गेनिज्म है जो हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में जिसका डायग्राम ड्रॉ किया था ड्यूरिंग एसिमेट्रिक अरेंजमेंट। तो एसिमेट्रिक अरेंजमेंट दिखाने के लिए जो ऑर्गेनिज्म था स्पॉन्जिला, वो है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। तो मोस्टली मरीन, रेस्ट फ्रेश वाटर फॉर्म्स, बट सेसाइल है, मूव नहीं करेंगे, सिर्फ इनके लार्वा मूव करते हैं। लार्वा जो होते हैं, जब ये ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करेंगे, लार्वा फॉर्म होंगे, तो फ्री लिविंग होंगे, वो मूव कर सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट के बाद आके वो सेटल कर जाते हैं और अल्टीमेटली ये सेसाइल फॉर्म में ग्रो करेंगे। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने, हिपोर बेयरिंग है, कैनाल अरेंजमेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट फीचर के बारे में डिस्कस करते हैं, that is having their skeletal arrangement, that is having their body wall arrangement। तो ये सारी चीजें जो है हमें जाननी है, क्योंकि इन्हीं टॉपिक्स में छुपा हुआ है इनका कुछ स्पेशलाइज्ड अरेंजमेंट। तो आप देख पा रहे हो, जब भी हम डायग्राम बना रहे हैं, यहाँ पे हमने डायग्राम बनाया, एक हमने ये लाइन बनाई, एक इनर लाइन बनाई, इनर बॉर्डर बनाया, और उसी में हमारे पास पोर्स है ना। तो एक्चुअली ये ना डबल लेयर होता है, दो सेल्यूलर लेयर्स होती है इनकी बॉडी वॉल अगर देखी जाए तो। और दो लेयर्स के बीच में ये जो खाली स्पेस दिख रही है, इसे मिजोहाइल लेयर कहते हैं। इसमें सेल्स फ्लोट जरूर कर रहे होते हैं, बट ये सेल्यूलर लेयर नहीं होती, सेल से नहीं बनी होती है। तो ये आउटर लेयर जो आपको दिख रही है, मैं पहले वो ड्रॉ करूंगी यहाँ पे, ठीक है। ये आउटर लेयर है, सिर्फ इतना सा पोर्शन मैं ड्रॉ करूंगी, ठीक है, इतना सा पोर्शन है, ये आउटर लेयर है। तो ये आ गया हमारे पास डायग्राम। जैसे मैंने कहा, दिस वन इज द आउटर लेयर, ये वाला, ये ब्लू कलर के जो सेल्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है, कॉलर फ्लैजिला वाले सेल, ये इनर साइड होते हैं, यानी कि स्पॉन्जोसील की तरफ, ठीक है। उसके बीच में ये आगे मेसोहाइल लेयर, इसमें ये देखो फ्लोटिंग सेल्स हैं। ये पोर्स जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये वाला ऑस्टिया, ठीक है, ऑस्टियम में। और इनकी बॉडी वॉल में कुछ कांटेदार स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि स्पिक्यूल्स होते हैं, जो इनकी बॉडी के लिए स्केलेटल अरेंजमेंट की तरह काम करते हैं। तो इन सब के बारे में जानते हैं। तो आउटर लेयर जो है उसे पिनाकोडर्म कहा जाता है, जो दो तरह के सेल से बनी होती है। ये आपको फ्लैटेंड सेल्स दिख रहे हैं, दैट इज पिनाकोसाइट्स। और ये जो आपको दिख रहे हैं ओवल सेल्स, जो ऑस्टिया को कवर कर रहे हैं, सराउंड कर रहे हैं, दीज आर पोरोसाइट्स, ये पोरोसाइट्स हैं। ये दोनों मिलकर आउटर लेयर बनाते हैं, जिसे कहा जाता है पिनाकोडर्म। ये पिनाकोडर्म है, विच इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्पॉन्जियल स्ट्रक्चर। और ये है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट सेल, जो आप किसी और फाइलम में नहीं दिखेंगे। ये फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं, जिन्हें कहा जाता है क्वानोसाइट्स। ये क्वानोसाइट बनाते हैं इनर मोस्ट लेयर, यानी कि क्वानोडर्म। क्वानोडर्म लेयर बनाते हैं, जो लाइन करती है स्पॉन्जोसील को, यानी कि पूरी लाइनिंग, इंडर लाइनिंग जो है वो क्वानोडर्म की बनी हुई है। तो ये फ्लैजिलेटेड सेल्स क्या करते हैं, जितना भी फूड मटेरियल, गैमीट्स वगैरह स्पॉन्जोसील में आते हैं, तो ये फ्लैजिला हेल्प करते हैं उन्हें ट्रैप करने में, ठीक है। तो ये फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं। एंड यस, दिस क्वानोसाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एज कॉलर सेल्स। इनका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, तो कुछ इस तरीके से होता है कॉलर सेल्स, इस तरीके से कॉलर बना होता है। ये कॉलर अरेंजमेंट है। और ये आ गया फ्लैजिला, ठीक है, ये न्यूक्लियस है अकॉर्डिंगली। तो ये फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर, यानी कि कॉलर सेल्स जो हैं, इनकी प्रेजेंस पॉरीफेरन के लिए स्पेशलाइज्ड अरेंजमेंट है, यानी कि एक और स्पेशलाइज्ड फीचर अलोंग विद पोर बेयरिंग अरेंजमेंट एंड कैनाल सिस्टम। तो ये आगे कॉलर सेल्स, ठीक है।
अब बीच में ये मेसोहाइल लेयर है, दो सेल्यूलर लेयर्स के बीच में मेसोहाइल लेयर जो नॉन सेल्यूलर लेयर है, बट हाँ इसमें कुछ फ्लोटिंग सेल्स होते हैं, ऑल्दो ये सेल से नहीं बनी होती बट ये फ्लोटिंग सेल्स हैं जिसे एमीबोसाइट्स कहा जाता है। एमीबोसाइट्स बॉडी के बहुत तरह के सेल्स बनाते हैं इनमें, वो बहुत तरह के सेल्स यानी कि ये बॉडी के टोटिपोटेंट सेल्स भी बनाते हैं। टोटिपोटेंट सेल्स यानी कि वो सेल्स जो बॉडी का कोई भी स्ट्रक्चर बना सकता है। इनके मस्कुलर सेल्स यानी कि ऑस्कुलम की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करने के लिए मायोसाइट्स जो बनते हैं वो यही बनाते हैं। ये स्पिक्यूल्स बनाने वाले सेल्स वो भी अमीबोसाइट्स बनाते हैं। तो अमीबोसाइट्स के पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि इनमें डिफरेंशिएट करने की प्रॉपर्टी है इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। फाइन। तो ये बीच में मेसोहाइल लेयर में फ्लोट कर रहे होते हैं, नॉन सेल्यूलर लेयर में फ्लोट कर रहे होते हैं। अब बारी है इन स्पेशल स्ट्रक्चर्स की, स्केलेटल स्ट्रक्चर्स की, जिन्हें स्पिक्यूल्स कहा जाता है। स्पिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ आइदर कैल्शियम और सिलिका। सिलिका और कैल्शियम में से बने होते हैं, जिसके बेसिस पे इनकी क्लासिफिकेशन भी है फर्दर। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनमें ये स्पिक्यूल्स नहीं होते, सिर्फ इनका एक स्पेशल स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है जिसे स्पॉन्जिन फाइबर कहते हैं। तो इनके पास एक और स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है, दैट इज स्पॉन्जिन फाइबर्स। स्पॉन्जिन फाइबर्स होंगे इनके पास, लेकिन हमारे पास एक ट्रू स्पॉन्ज है, ट्रू पॉरीफेरन है, यूस्पॉन्जिया कहा जाता है उसे। उसमें कोई और कैल्शियम या सिलिका का स्पिक्यूल नहीं होता, सिर्फ स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं। तो स्पॉन्जिन फाइबर्स आर स्केलेटल स्ट्रक्चर जो इनकी बॉडी को स्केलेटल अरेंजमेंट देते हैं। ठीक है, अगेन अ स्पेशलाइज्ड फीचर ऑफ पॉरीफेरा। ठीक है, तो ये है आगे हमारे पास पॉरीफेरा के स्पेशलाइज्ड फीचर्स। ठीक है, अब बात करते हैं इनके रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट। नाउ देयर रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट, सबसे पहला रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट में हमेशा हम डिस्कस करेंगे कि इफ दे आर दीज ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। तो सेक्सेस जो है वो सेपरेट नहीं होंगे, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल और फीमेल दोनों गैमीट्स बनेंगे, यानी कि ये ऑर्गेनिजम्स हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट इज अनदर टर्म फॉर बाइसेक्सुअल अरेंजमेंट, यानी कि मेल और फीमेल एक ही बॉडी में गैमीट्स बनेंगे। ठीक है, और ये ऑर्गेनिजम्स जो है वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल मोड दोनों तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मोड दोनों रहेंगे। जिसमें से एसेक्सुअल मोड के बारे में बताऊं तो कुछ एक स्पेशलाइज्ड बर्ड स्ट्रक्चर भी है इनमें। ऑल्दो एसेक्सुअली ये फ्रेगमेंटेशन मोड से भी रिप्रोड्यूस करते हैं। दूसरा, एसेक्सुअल मोड में इंटरनल बड भी बनाते हैं, यानी कि जेम्यूल फॉर्मेशन। इनके केस में जो बड बनता है उसे जेम्यूल भी कहते हैं। ठीक है, कैसा होता है जेम्यूल, उसका स्ट्रक्चर बता देती हूँ। ये आ गया स्ट्रक्चर जेम्यूल का। ये ओपनिंग है, ओपर्कुलम है, डबल लेयर्ड कवरिंग रहेगी। ठीक है, सो ये भी स्पिक्यूल से प्रोटेक्टेड रहेगा ये स्ट्रक्चर इस तरीके से। इंटरनल बड है बेटा, इंटरनल जो है इंटरनली ये रिलीज तो नहीं होगा बॉडी से। ठीक है, बट इसके अंदर के जो सेल्स प्रोड्यूस होते हैं ना, जो एक्चुअल जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं, ये सेल्स रिलीज होते हैं ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन और नया स्पॉन्ज यानी कि पॉरीफेरा बनाते हैं। ये है बड के अंदर के सेल्स जिन्हें आर्कियोसाइट्स कहते हैं। मैं कह रही थी, तो ये जो अमीबोसाइट्स हैं वो टोटिपोटेंट सेल्स भी बनाते हैं ना, वो टोटिपोटेंट सेल्स यही आर्कियोसाइट्स हैं जो जेम्यूल के अंदर प्रेजेंट है। इनमें टेंडेंसी है कि बॉडी का किसी भी तरह का सेल बना लेंगे, चाहे वो स्पिक्यूल फॉर्मेशन हो, कैल्केरियस सेल्स हो, या फिर मायोसाइट्स हो, गैमीट फॉर्मेशन हो, किसी भी तरह का सेल ये बना लेंगे। इसलिए इनमें टेंडेंसी है कि जब ये बाहर की तरफ रिलीज होते हैं इस ओपनिंग से, तो अल्टीमेटली न्यू पॉरीफेरा में जर्मिनेट कर लेते हैं। तो पूरा का पूरा बड रिलीज नहीं होगा, बल्कि बड के अंदर के ये आर्कियोसाइट में ये रिलीज होते हैं सेल के बाहर, बॉडी के बाहर, और अल्टीमेटली जर्मिनेट करते हैं। और ये आर्कियोसाइट्स किससे बने हैं, ये भी अमीबोसाइट से ही बने हैं। ठीक है, टोटिपोटेंट सेल्स हैं। तो फ्रेगमेंटेशन और जेम्यूल फॉर्मेशन यानी कि इंटरनल बडिंग से ये रिप्रोड्यूस करते हैं पॉरीफेरल्स। नाउ इफ विल टॉक अबाउट द सेक्सुअल मोड, तो सेक्सुअल मोड के केस में फर्टिलाइजेशन जो है वो होती है इंटरनल, वो भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन। अब क्योंकि हर्माफ्रोडाइट है तो कंफ्यूजन होता है कि एक ही ऑर्गेनिज्म मेल और फीमेल गैमीट बना रहा है तो आपस में ही फर्टिलाइजेशन हो जाती है। ऐसा नहीं होता। वाटर करंट से जो भी गैमीट्स आते हैं वो दूसरे स्पॉन्ज के अंदर एंटर करते हैं थ्रू ऑस्टियम, और अल्टीमेटली इंटरनल
फर्टिलाइजेशन होती है स्पॉन्जोसील में, ठीक है। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगी, तो क्रॉस एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी, और अल्टीमेटली डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है, यानी कि इन ऑर्गेनिजम्स में रहता है लार्वल फॉर्म। जैसे मैंने कहा कि लार्वा जो है वो फ्री लिविंग यानी कि फ्री मूविंग होता है, वाटर करंट की हेल्प से वो मूव कर लेगा। बल उनके पास सीलिएटेड स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, बट अडल्ट जो है वो टोटली सफाइड है, ठीक है। नाउ सम एग्जांपल्स, जिसमें से हमने एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज की बात की, दैट इज स्पॉन्जिला। उसके बाद टू स्पॉन्ज यानी कि यू स्पॉन्जिया, जिसमें सिर्फ स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं, कैल्सेरियस या सिलिएशियस स्पिक्यूल्स नहीं होते। उसके बाद वी हैव ल्यूकोसोलेनिया। ल्यूकोसोलेनिया ये सिंपलेस्ट स्पॉन्ज कहा जाता है। नाउ द साइकिल। उसके बाद हमारे पास है दिस क्लायोना, यूप्लेक्टेला, ठीक है। यूप्लेक्टेला को वीनस फ्लावर बास्केट भी कहा जाता है, वीनस फ्लावर बास्केट। वी हैव मेनी अदर एग्जांपल्स, बट हमें उन्हीं के बारे में मेनली फोकस करना है जो कि एनसीईआरटी में दी गई, जैसे कि स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिया, साइकिन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, राइट। अब पॉरीफेरा के बाद हम बात करेंगे फाइलम सीलेंट्रेटा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट फाइलम, दैट इज फाइलम सीलेंट्रेटा, एंड जिसे कहा जाता है नाइडेरिया भी। तो पहले अगेन इनके नाम के बारे में बात करेंगे कि इनका नाम किस इंपॉर्टेंट और स्पेशलाइज्ड फीचर पे बेस्ड है। तो सीलेंट्रेटा नेम जो है वो इन ऑर्गेनिजम्स को इसीलिए दिया गया क्योंकि इनके पास एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है जिसे सीलेंट्रॉन कहा जाता है। सीलेंट्रॉन विच इज अ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, जो गैस्ट्रिक फंक्शन यानी कि डाइजेस्टिव फंक्शन भी करती है, और वेस्कुलैरिटी यानी कि ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन, सर्कुलेशन फंक्शन भी कंप्लीट करती है। तो इसीलिए ये दोनों पर्पस फुलफिल करने की वजह से वो कैविटी स्पेशलाइज्ड है। तो एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लेते हैं हाइड्रा का, जिसके बेसिस पे समझते हैं कि वो कैविटी जो है वो प्रेजेंट कहाँ पे होती है। तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कुछ इस तरीके से है। हमारे पास ये है हाइड्रा विच इज अ सीलेंट्रेटा। तो ये आगे उसकी बॉडी आउटर वॉल है, और एक इनर वॉल भी होगा लाइक दिस, ठीक है। इनर वॉल है, इरेगुलर अरेंजमेंट है इनर वॉल का, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम में इरेगुलरिटीज होती है, रूगेस होते हैं, वैसे ही यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा डाइजेस्टिव एरिया पे, ये, ठीक है। ये कैविटी जो है दिस इज द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, इसे सीलेंट्रॉन कहा जाता है, ठीक है। सो दिस इज द सीलेंट्रॉन, द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है सीलेंट्रेटा का, जिसके बेसिस पे उन्हें नाम दिया गया है। एंड नाइडेरिया नेम, नाइडेरिया नेम जो है वो इस बेसिस पे है क्योंकि इनके पास कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स है जिन्हें स्टिंगिंग सेल्स कहा जाता है, एंड द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल्स इज नाइडोब्लास्ट। नाइडोब्लास्ट यानी कि स्टिंगिंग सेल्स। स्टिंगिंग इसीलिए क्योंकि चुभने वाले हैं, ठीक है। प्रे को कैच करने के लिए, प्रे को किल करने के लिए, प्रीडेटर पे अटैक करने के लिए, उससे बचने के लिए। और कुछ केसेस में जो नाइडोब्लास्ट होते हैं वो ग्लूई सा सिक्रीशन भी करते हैं जो इनको सबस्ट्रेटम के साथ जुड़े रहने में भी हेल्प करते हैं। तो मेन फंक्शन इन नाइडोब्लास्ट का क्या है, वो है प्रोटेक्शन देना। तो फंक्शन कुछ इस तरीके से है। सबसे पहला तो कैचिंग प्रे। प्रे जो है क्योंकि ये कार्निवोर होते हैं ऑर्गेनिज्म, तो ये इनके लिए प्रे जो है वो इनका फूड का भी काम करता है, ठीक है। तो डिफेंस के लिए भी, यानी कि प्रेडेटर से बचने के लिए, उसको किल करने के लिए, एंड थर्ड अटैचमेंट टू सबस्ट्रेट। ये तीन फंक्शंस हैं। तो ये तीन फंक्शंस पूरा करता है नाइडोब्लास्ट। इसका एक बार स्ट्रक्चर डील कर लेते हैं। नाइडोब्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, कौन कौन सी चीजें हैं जिसके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहती हैं। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइडोब्लास्ट। दिस इज द अनडिस्चार्ज फॉर्म, जो अभी ओपन नहीं हुआ है, फंक्शनल नहीं है, फंक्शन नहीं किया है। और दूसरा ये जो फॉर्म आपको दिख रही है दिस इज डिस्चार्ज फॉर्म, यानी कि ओपन हो गया है, अटैक
के लिए रेडी है, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होता है, जो अनडिस्चार्ज्ड फॉर्म है उसमें आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, दिस इज द ओपोर्क्यूलम यानी कि लिड, ये लिड है, और ये आ गया बट, ठीक है, कोनिकल सा पार्ट आपको दिख रहा है, और इस बट के ऊपर जो कॉइल्ड है वो है थ्रेड ट्यूब, ये आ गई थ्रेड ट्यूब। थ्रेड ट्यूब इसीलिए क्योंकि एक एंड ओपन है इसका, ठीक है, और ये क्योंकि सेल है तो ये आ गया न्यूक्लियस, ये पूरा कैप्सूल है जिसे होल्ड करने के लिए ये है थ्रेड लाइक लेसो, राइट, एंड दीज आर रिट्रैक्टाइल रॉड्स, रिट्रैक्टाइल रॉड्स, एंड दिस रेड कलर्ड स्ट्रक्चर जो आप यहाँ पे देख रहे हो इन लाइट, ये है नाइडोसिल, ये सेंसरी पार्ट है इसका, ठीक है। तो ये सेम स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे, पूरा अरेंजमेंट ऐसा ही रहता है, बस क्या होगा जैसे ही कोई प्रे या प्रीडेटर आता है, क्योंकि छोटा सा सेल है, बॉडी के किसी भी पार्ट को वो टच करेगा तो नाइडोसिल सेंसरी पार्ट होने की वजह से उसे पहचान लेता, पहचानने के बाद क्या करेगा, इमीडिएटली ओपर्कुलम ओपन हो जाएगा लाइक दिस, ये लेड ओपन हो गया, ठीक है, और ये बट जो है वो इन्वर्ट होके बाहर आ जाएगा और ये थ्रेड ट्यूब ओपन हो जाएगी। दीज आर स्पाइक्स, अगेन कांटेदार स्ट्रक्चर है। अभी थ्रेड ट्यूब क्या करेगी, उस प्रे के अराउंड कॉइलिंग कर देगी, कर्ल करके उसको सफोकेट करना शुरू कर देगी और अल्टीमेटली टिप जो है वो टिप इंसर्ट कर देगी उस प्रे की बॉडी में। अभी टिप क्या करती है, ये टिप रिलीज करती है एक तरह का टॉक्सिन जिसे हिप्नोटॉक्सिन कहा जाता है, इट रिलीजेस हिप्नोटॉक्सिन, और ये हिप्नोटॉक्सिन क्या करता है, प्रे या प्रीडेटर को पैरालाइज कर देता है, तो पैरालिसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इट पैरालाइजेस द बॉडी और अल्टीमेटली वो ऑर्गेनिज्म पैरालाइज हो जाता है, और अगर वो उसका फूड है तो वो उसे खा लेगा। तो ऐसे ही हाइड्रा के केस में टेंटेकल्स में नाइडोब्लास्ट बहुत ज्यादा होते हैं, प्रे को फूड को कैच करने के बाद वो डायरेक्टली उसे इंजेस्ट कर लेता है, तो इस तरीके से वो ऑर्गेनिज्म के ऊपर टारगेट करता है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, अपना डिफेंस पूरा किया, फूड को कैच किया, और ऐसे ही कुछ नाइडोब्लास्ट होते हैं जो ग्लूई सिक्रीशन करके सबस्ट्रेटम की अटैचमेंट, सबस्ट्रेटम के साथ अटैच करने में ऑर्गेनिज्म को हेल्प करते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइडोब्लास्ट। तो आप देख पा रहे हो कितना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, कितना इंपॉर्टेंट सेल है, जिसकी वजह से इनको दूसरा नाम भी दिया गया, दैट इज नाइडेरियंस, राइट। अब कुछ और फीचर्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, तो जिसमें से एक फीचर है इनका हैबिटेट और हैबिट, ये कहाँ रहते हैं और किस तरीके का अरेंजमेंट है, और हम कब से बात कर रहे हैं ये ऑर्गेनिज्म सबस्ट्रेटम के साथ अटैच रहेंगे। पॉरीफेरा भी ऐसे ही थे, पॉरीफेरा के केस में भी वो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच रहते, सेसाइल है, लेकिन इन केस में आपको कुछ सेसाइल फॉर्म्स में मिलेंगी और फ्री लिविंग में मिलेंगी, सेसाइल और फ्री लिविंग। अब एक और क्वेश्चन आता है कि पॉरीफेरन के केस में भी उनके लार्वा फ्री लिविंग थे, तो बच्चे जब हम यहाँ पे फीचर मेंशन कर रहे हैं हमें वो अडल्ट के हिसाब से कंसीडर करना है। पॉरीफेरा के केस में सारे एडल्ट्स जो है वो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच रहते हैं, सेसाइल है, बट सीलेंट्रेटा के साथ ऐसा नहीं है। ये वही फाइलम है जिसमें जेलीफिशेस भी आती है और हाइड्रा भी आता है, सी एनिमोन्स भी आप देखोगे जो बिल्कुल जमीन के साथ जुड़े रहते हैं, जेलीफिश बिल्कुल फ्री लिविंग है। तो एडल्ट्स जो है वो फ्री लिविंग अरेंजमेंट में भी दिख सकते हैं और सबस्ट्रेटम के साथ अटैच भी दिख सकते हैं, तो इसलिए दोनों तरह की फॉर्म मिलेंगी। और हैबिटेट की बात करें तो ये एक्वेटिक है, वाटर में रहने वाले, लेकिन मोस्टली मरीन, मोस्टली फॉर्म्स जो है वो मरीन है, लेकिन फ्रेश वाटर फॉर्म भी मिलेंगी। पॉरीफेरा में भी थी फ्रेश वाटर फॉर्म, बाकी मरीन थे। फ्रेश वाटर पॉरीफेरा यानी कि स्पॉन्जिला, वैसे ही फ्रेश वाटर सीलेंट्रेटा यानी कि हाइड्रा, हाइड्रा जो है वो फ्रेश वाटर फॉर्म, राइट। तो ये है इनका हैबिट और हैबिटेट, ठीक है। तो फर्दर कुछ और फीचर्स हैं जो इनको एक्सप्लेन करते हैं। तो ऑल्दो ये सेसाइल है, फ्री लिविंग है, बट कुछ ऑर्गेनिजम्स में ना आपको दिखेगा कि आउटर बॉडी में कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग भी है, तो सम ऑर्गेनिजम्स हैव कैल्शियम कार्बोनेट कवरिंग, और उन्हें कहा जाता है कोरल्स, दे आर कॉल्ड एज कोरल्स। आप कोरल रीफ्स देखते हो, अगेन एक कंप्लीट बायोडाइवर्सिटी है वो, आप सी में देख पाते हो प्रॉपर कोरल रीफ्स अलग अलग जगह में दिखेंगे, है ना।
तो वो कोरल रीफ्स जो है वो डोमिनेंटली कोरल्स बनाते हैं, जिसमें अलग अलग फाइलम्स के और भी ऑर्गेनिजम्स उनके साथ मिलकर एक पूरी बायोडाइवर्सिटी क्रिएट कर लेते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इन ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, फर्दर मूविंग टू सम अदर फीचर्स, यानी कि इनके बॉडी वॉल का कुछ अरेंजमेंट ले लेते हैं। तो उसकी हेल्प से हम कुछ चीजें समझेंगे और अल्टीमेटली बात करेंगे इनके स्पेशलाइज्ड फीचर, दैट इज मेटाजेनेसिस। नेक्स्ट, बॉडी वॉल। सो सीलेंट्रेटा जो है उसकी बॉडी वॉल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमने हाइड्रा का भी डायग्राम बनाया था, उसमें हमने देखा कि 2 लेयर्स थी और बीच में स्पेस था। ठीक है, तो पॉरीफेरा में भी हमने ऐसा ही कुछ देखा था कि 2 लेयर्स थी, वो भी सेल्यूलर थी। इनके केस में भी 2 लेयर्स है जो सेल्यूलर रहेंगी, और बीच में जो है वो नॉन सेल्यूलर लेयर है जो कि स्टफ्ड रहेगा कुछ सेल से। ठीक है, तो वैसा ही कुछ अरेंजमेंट है। 2 लेयर्स है, आउटर एंड इनर। इनर जिसमें से ये वाली लेयर जो है वो है आउटर लेयर, जिसे कहा जाता है आउटर डर्मिस। और ये आ गई इनर लेयर, इनर सेल्यूलर लेयर जो सीलेंट्रॉन की तरफ होगी। ये है इनर लेयर, दैट इज गैस्ट्रोडर्मिस। अब पॉलीफेरा के केस में बीच में थी मिजोहाइल लेयर, है ना। ये आ गया मिजोग्लिया, जिसमें बहुत थिक जेली लाइक अरेंजमेंट होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर जो है, कंपोनेंट जो है वो फिल्ड रहता है। तो दिस इज मिजोग्लिया। तो मिडल लेयर को मिजोग्लिया कहते हैं, मिडल मिजोग्लिया। तो अब तीनों लेयर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये वाले जो लेयर आपको दिख रही है आउटर डर्मिस, ये बनी होती है ग्लैंडुलो सॉरी एपिथेलियो मस्कुलर सेल से। एपिथेलियो एपिथेलियल टर्म को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि बिल्कुल सीक्वेंशियली जुड़े हुए हैं, टाइटली पैक्ड है। और इनके केस में जो बेसल एरिया होता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, यानी कि मस्कुलर प्रॉपर्टी होती है। तो ग्लैंडुलो मस्कुलर सेल्स हैं। ठीक है, तो इसके केस में भी आपको जैसे पॉलीपेरा के केस में मायोसाइट्स यानी कि मस्कुलर सेल्स दिखे थे सिर्फ, वैसे ही इनके केस में जो है आपको मसल्स जो है वो सेल के साथ ही फ्यूज दिखेंगे, यानी कि कंबाइंड फॉर्म में। फ्री मसल सेल्स नहीं है, जो कि बहुत एडवांस्ड अरेंजमेंट है, वैसा कुछ भी नहीं दिखेगा आपको। तो एपिथेलियल मस्कुलर सेल्स है जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल एबिलिटी रखते हैं, एपिथेलियल फंक्शन करते हैं प्रोटेक्शन का। और बीच में आप देख रहे हो यहाँ पे ब्लू कलर का स्टफिंग हुआ बीच में स्पेस में। तो दीज सेल्स आर इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स जो है वो टोटीपोटेंट सेल्स हैं। पॉलीफेरा में कौन से थे? आर्कियोसाइट्स। इनके केस में ये इंटरस्टिशियल सेल्स जो हैं ये हैं टोटीपोटेंट सेल्स, यानी कि कोई भी इंजरी हो जाए उसे हील करना हो, कोई भी नया सेल बनाना हो, वो सारे काम यही करते हैं। तो इंटरस्टिशियल सेल्स दोनों तरफ है, यानी कि आउटर साइड भी और इनर साइड भी, कोई भी रिकवरी हो वो यही करते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है, उसके बाद आउटर साइड में यानी कि आउटर डर्मिस एरिया में आपको मिलेंगे नाइडोब्लास्ट भी। जेलीफिश के केस में नाइडोब्लास्ट आउटर लेयर में भी होते हैं और इनर लेयर में भी होते हैं, बट मेनली मोस्टली ऑर्गेनिजम्स में आउटर लेयर में ही नाइडोब्लास्ट प्रेजेंट रहते हैं, जो प्रोटेक्शन का फंक्शन, कैचिंग ऑफ प्रे, बाकी सारे फंक्शन पूरे करते हैं। मेनली सबसे ज्यादा नाइडो टेंटेकल एरिया में। तो अब बाकी इनर साइड सिर्फ जेलीफिश के केस में देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं इनर साइड यानी कि इनर गैस्ट्रोडर्मिस की। तो यहाँ पे आप 2 तरह के सेल्स देख पा रहे हो, ये फ्लैजिलेटेड, ऊपर से यहाँ पे सिक्रीटरी टाइप अरेंजमेंट दिख रहा है। इंटरस्टिशियल सेल्स तो ऑलरेडी हैं। ठीक है, तो ये फ्लैजिलेटेड सेल्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल। ये क्या करते हैं? फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो अब आप बोलो कि हम तो बात कर रहे थे कि सीलेंट्रॉन में डाइजेशन हो रही है, बट इनके केस में जो डाइजेशन होती है ना बेटा, वो 2 जगह होती है, यानी कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी, सेल के बाहर सीलेंट्रॉन में भी, और पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो है वो ये फ्लैजिला की हेल्प से पकड़ के सेल के अंदर ट्रैप कर लेते हैं, फूड वैक्यूल में फर्दर डाइजेशन होगा। यानी कि पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है सीलेंट्रॉन में, उसको सेल के अंदर लिया जाता है और फर्दर कंप्लीट डाइजेशन सेल के अंदर होती है। तो डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रा सेल्यूलर, दोनों तरह की डाइजेशन होगी। इंट्रा मीन्स सेल के अंदर, एक्स्ट्रा मीन्स सेल के बाहर। तो दोनों तरह का डाइजेशन मोड देखने को मिलेंगे इसमें। ठीक है, इसलिए न्यूट्रिटिव मस्कुलर है। उसके बाद डाइजेशन के लिए कुछ सिक्रीशंस की भी जरूरत होती है, जिसके लिए अगेन ग्लैंड्यूलो मस्कुलर सेल्स प्रेजेंट रहेंगे। आप हर जगह मस्कुलर अरेंजमेंट देख रहे हो, यानी कि सेल के पास कॉन्ट्रैक्टाइल एबिलिटी है इनर साइड में भी। ठीक है, अब फर्दर हम बात करेंगे मिडल एरिया की, यानी कि मिजोग्लिया की। मिजोग्लिया में थिक
जेली लाइक अरेंजमेंट रहता है और साथ ही में प्रेजेंट रहेंगे ये सेल्स। ये जो सेल्स है जो आपको दिख रहे हैं, दीज आर न्यूरॉन्स। नर्व नेट की फॉर्म में, यानी कि नेट लाइक अरेंजमेंट बना के न्यूरॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। एंड नाइडेरियंस आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इन एनिमल किंगडम जिनके पास न्यूरॉन्स होते हैं। दीज आर फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू हैव न्यूरॉन्स। पॉरीफेरा में न्यूरोनल सेल्स नहीं है, ठीक है, न्यूरोनल फंक्शन नहीं है। बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स अब आगे आएंगे सबके पास न्यूरॉन्स है, ठीक है। और जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी अरेंजमेंट बढ़ता जाएगा न्यूरॉन्स का। नर्वस सिस्टम भी दिखेंगे आपको, बट दीज आर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू हैव न्यूरॉन्स। पर्टिकुलरली नॉन पोलर रहते हैं, यानी कि किसी भी डायरेक्शन से सिग्नल आ रहा है, रिसीव हो रहा है, किसी भी डायरेक्शन से सिग्नल जो है वो आगे ट्रांसमिट हो रहा है। ह्यूमन के केस में क्या होता है, डेंड्राइट रिसीव करेंगे इंफॉर्मेशन और एक्सॉन से इंफॉर्मेशन आगे पास हो, है ना। बट इनके केस में ऐसे पर्टिकुलर पोलैरिटी नहीं होती न्यूरॉन्स में, ठीक है, नॉन पोलर अरेंजमेंट है। तो अब बॉडी वॉल के बाद नेक्स्ट हम जानने वाले हैं एक बहुत स्पेशलाइज्ड फीचर के बारे में, दैट इज मेटाजेनेसिस। कभी आपने ऐसा देखा है कि ऑर्गेनिज्म जो है उसकी एक जनरेशन जो है, फर्स्ट जनरेशन जो है उसमें एक पर्टिकुलर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होंगे, तो नेक्स्ट जनरेशन बिल्कुल उससे अपोजिट, और थर्ड जनरेशन में आएगी वो सेकंड से अपोजिट होगी लेकिन फर्स्ट के सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होंगे। फोर्थ जो होगी वो सेकंड से सिमिलर होगी। तो ऐसे केस में ऑल्टरनेशन आपको देखने को मिलेगा। नॉर्मली आपने नहीं देखा, बट सीलेंट्रेटा के केस में ऐसा ऑल्टरनेशन देखने को मिलता है, यानी कि हर जनरेशन मॉर्फोलॉजिकली अलग है। पहली थर्ड के साथ मैच करेगी, सिक्स के साथ मैच करेगी, सेकंड फोर्थ के साथ मैच करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेम रहेंगी, सेकंड फोर्थ और सिक्स सेम रहेगी। इस तरीके से ऑल्टरनेशन होता जाता है जनरेशन बाय जनरेशन, ठीक है। तो सीलेंट्रेटा में ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो मॉर्फोलॉजिकल एस्पेक्ट से है। तो दिस ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हैज अनदर टर्म एज वेल, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स दिखेंगे, ठीक है। तो अब इसके लिए पहले हम वो दो मॉर्फोलॉजिकल टर्म समझते हैं कि वो कैसी होती हैं। सबसे पहले तो वो दो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स कुछ इस तरीके से है, यानी कि आपको दिखेगा एक पॉलिप, एक जनरेशन में पॉलिप दिखेगा और एक जनरेशन में दिखेगा मेड्यूसा। मेड्यूसा एंड पॉलिप, ये दो फीचर्स हैं। जिसमें से पॉलिप जो होता है ना वो अपराइट डायरेक्शन में होता है इस तरीके से, जिसका हाइपोस्टोम माउथ एरिया, जैसे हाइड्रा के केस में अरेंजमेंट होता है, ये हाइड्रा है, आप इसका हाइपोस्टोम माउथ ओपनिंग ऊपर की तरफ देख रहे हो, अपराइट डायरेक्शन में सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है ना, टेंटिकल्स जो है ऊपर की तरफ है। तो इस तरीके से पॉलिप का अरेंजमेंट होता है। तो दीज आर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स, अपराइट हाइपोस्टोम रहेगा, हाइपोस्टोम यानी कि दिस माउथ अरेंजमेंट, ठीक है। तो अपराइट हाइपोस्टोम और अल्टीमेटली दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहेगा इन ऑर्गेनिजम्स में हमेशा। ये पॉलीफॉर्म जो है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है। Whereas if we talk about मेड्यूसा, मेड्यूसा जो है वो इन्वर्टेड होता है, अम्ब्रेला लाइक, ठीक है। टेंटेकल्स देखो नीचे की तरफ, हाइपोस्टोम, ये आ गया हाइपोस्टोमल स्ट्रक्चर, यानी कि माउथ की ओपनिंग नीचे की तरफ होगी, ठीक है, यहाँ पे। और ये ऑर्गेनिजम्स हमेशा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। सो अम्ब्रेला लाइक इन्वर्टेड अरेंजमेंट, और उसके बाद डाउनवर्ड डायरेक्टेड हाइपोस्टोम, डाउनवर्ड हाइपोस्टोम रहेगा, और अल्टीमेटली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो होता क्या है इनके केस में, एक जनरेशन जो है पॉलिप जो है वो क्या करेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करके मेड्यूसा फॉर्म करेगा। तो सेकंड जनरेशन में जो एडल्ट होगा वो मेड्यूसा होगा। तो ये मेड्यूसा क्या करेगा, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉलो करके जो नेक्स्ट जनरेशन में एडल्ट बनाएगा पॉलिप, फिर थर्ड जनरेशन अगेन मेड्यूसा, फोर्थ जनरेशन अगेन पॉलिप। तो इस तरीके से सीक्वेंस बाय सीक्वेंस जो है वो ऑल्टरनेशन होता जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हम समझते हैं, एक बेसिक रेफरेंस लेते हैं ओबेलिया के लाइफ साइकिल की। तो ओबेलिया के लाइफ साइकिल से समझेंगे कि किस तरीके से पॉलिप और मेड्यूसा ऑल्टरनेट करते हैं ओबेलिया के केस में। हर एक ऑर्गेनिज्म में मेटाजेनेसिस नहीं होता, ठीक है, हर एक सीलेंट्रेटा ऐसा फॉलो नहीं करता।
बट कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत स्पेशलाइज्ड फीचर है इन केस ऑफ सीलेंट्रेटा, राइट। तो लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया, नाउ दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया। ओबेलिया यानी कि सीफर, सीफर कहा जाता है ओबेलिया को। तो इसके केस में क्या होता है, हमारे पास ये पॉलिप होता है एक जनरेशन में। तो अभी पॉलिप में आप देख पा रहे हो यहाँ पे न्यूट्रिटिव ज़ूओइड्स हैं। न्यूट्रिटिव ज़ूओइड्स यानी कि टेंटेकल्स रहेंगे, फूड को ट्रैप करेंगे, हाइपोस्टोम होगा, खाना खाने में हेल्प करते हैं। अब ये है गोनोजोइड, गोनोजोइड यानी कि जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। और जैसे हमने बात की कि पॉलिप जो है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, तो एक गोनोजोइड जो है वो क्या करता है, अल्टीमेटली एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके मेल और फीमेल मेड्यूसा जो है वो प्रोड्यूस करता है, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगी, ठीक है। अल्टीमेटली ये मेल और फीमेल क्या करते हैं, मेड्यूसा जो है ये एडल्ट फॉर्म है, राइट, ये लार्वा नहीं है इनका, एडल्ट फॉर्म है। तो एडल्ट फॉर्म जब बनी, मेड्यूसा बना, तो अल्टीमेटली क्या करेंगे, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, गैमीट फॉर्म करेंगे, फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट इज अ यूनिवर्सल स्ट्रक्चर, जिसके इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है वहां पे जाइगोट की फॉर्मेशन डेफिनेटली होगी। तो जाइगोट के बाद अल्टीमेटली एक स्टेज आती है फ्री लिविंग सिलिएटेड लार्वा की, दैट इज प्लेन्युला लार्वा लार्वा। अभी प्लेन्युला लार्वा क्या करेगा, एक ऑप्टिमम स्पेस देख के, सबस्ट्रेटम देख के वहां पे सेटल होना शुरू हो जाएगा। तो नेक्स्ट जनरेशन फिर पॉलिप की बनेगी। तो पॉलिप से मेड्यूसा एडल्ट, एडल्ट मेड्यूसा एडल्ट से अल्टीमेटली रिप्रोडक्शन के बाद पॉलिप एडल्ट। तो इस तरीके से लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो दो अलग अलग फॉर्म्स हैं, राइट। So this is about the metagenesis. Next, we'll talk about the reproductive aspects. तो सेक्सेस की बात करें तो दे आर बोथ यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल, यानी कि यूनिसेक्सुअल भी होंगे, हर्माफ्रोडाइट फॉर्म्स भी होंगे। तो आप यहाँ पे ही इस पर्टिकुलर ओबेलिया के लाइफ साइकिल में ही देख पा रहे हो, है ना। पॉलिप है, मेल और फीमेल में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, बट मेड्यूसा आ गया तो मेल और फीमेल अलग है। तो यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल दोनों फॉर्म्स रहेंगी, और उसके बाद दोनों तरह की रिप्रोडक्शन रहेगी, एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड। तो सेक्सुअल मोड भी है एंड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी है, ठीक है। अब सेक्सुअल मोड है तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगी, अगेन बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ऑर्गेनिज्म, फाइन। एंड अल्टीमेटली लार्वा है, यस, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी। और जैसे हाइड्रा जो है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, मेड्यूसा फॉर्म नहीं आती है लार्वा में, तो वहां पे हाइड्रा के केस में डायरेक्ट डेवलपमेंट भी होगा। तो हर तरह का मोड देखने को मिलेगा, यानी कि यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों तरह की फर्टिलाइजेशन एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हर तरह की डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। सो दिस इज अबाउट द सीलेंट्रेटा। अब हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। हाइड्रा के बारे में हमने बात किया, ओबेलिया के बारे में हमने बात किया, द सीफर। वी हैव फाइसेलिया। फाइसेलिया हैज अनदर नेम दैट इज पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर क्योंकि इनका अरेंजमेंट ऐसे लगता है कि वॉर पे कोई पर्सन है जिसने द सेफ हेलमेट पहन के रखा है, बिल्कुल वैसा ही इसका न्यूमेटोफोर होता है, दैट्स व्हाई पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। उसके बाद अडेम्सिया, अडेम्सिया यानी कि सी एनिमोन, मिएंड्रीना, मिएंड्रीना जो है वो है एक कोरल, यानी कि ब्रेन कोरल, ब्रेन की तरह दिखता है, दैट्स व्हाई ब्रेन कोरल। और उसके बाद पेनेट्यूला, पेनेट्यूला द सीपेन, सीपेन कहा जाता है। मैं उन एग्जांपल्स पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ जो एनसीईआरटी में मेंशन है। सो दिस इज गॉर्गोनिया द सी फैन, बिल्कुल फैन लाइक अरेंजमेंट है, दैट्स व्हाई सी फैन, राइट। सो दिस इज अबाउट ऑल अबाउट द फाइलम सीलेंट्रेटा। नाउ फाइलम टीनोफोरा। सो अब है नेक्स्ट फाइलम, दैट इज फाइलम टीनोफोरा। तो फाइलम टीनोफोरा और सीलेंट्रेटा में आपको बहुत सारी सिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये फाइलम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो इनिशियली फाइलम सीलेंट्रेटा का हिस्सा थे, लेकिन लेटर ऑन रिसर्च जैसे बढ़ता गया तो देखा गया कि बहुत मेजर डिफरेंस है सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में। उनके स्पेशलाइज्ड फीचर्स जो हैं वो मैच नहीं कर रहे थे, तो जिस वजह से उनको एक अलग फाइलम में इंक्लूड कर दिया गया, एक नया फाइलम बनाया गया, दैट इज फाइलम टीनोफोरा।
ठीक है, तो आप बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन भी डिस्कस करो कि जो फाइलम सीलेंट्रेटा में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, यानी कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वो मैच करता है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखेगा, दोनों में सिलोम नहीं है, दोनों में रेडियल सिमेट्री है, और उसके बाद डिप्लोब्लास्टिक अरेंजमेंट है ना। अगर इनकी डाइजेस्टिव कैविटी के बारे में बात करें तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव कैविटी है दोनों में, और दोनों में आप देख पाओगे कि एक्स्ट्रा सेल्युलर इंट्रा सेल्युलर दोनों तरह का डाइजेशन होता है, सेम सीलेंट्रेटा जैसा। ठीक है, तो वैसे ही बहुत सारी सिमिलैरिटीज आपको टिनोफोरा में देखने को मिलेंगे, लेकिन अल्टीमेटली कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि स्लाइड डिफरेंस की वजह से हम उन ऑर्गेनिजम्स को साथ में स्टडी नहीं कर पाए। ठीक है, तो अल्टीमेटली एक नया फाइलम बनाना पड़ा। तो स्पेशलाइज्ड फीचर्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो टिनोफोरा का नाम, टिनोफोरा का नाम जो है, टिनो मीन्स कॉम, फोरा मीन्स बियरिंग, तो यानी कि दे हैव सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स, इनके पास सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स होती हैं जो कि हेल्प करती हैं इनके मूवमेंट में, इनके लोकोमोशन में। और ये सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स प्लेट्स हर एक टिनोफोरा में होगी, जो इनका स्पेशलाइज्ड फीचर है। सो दे हेल्प इन लोकोमोशन। ठीक है, सो एक ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे प्लूरोब्रांकिया करके, मैं उसका एक डायग्राम बना रही हूँ जो आपको रिप्रेजेंट करेगा कि किस तरीके से सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स अरेंज होती हैं। तो सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स ये एबोरल रीजन है, यानी कि अपोजिट टू द माउथ। जितनी भी कॉम्प्लेट्स होंगी वो इस तरीके से, उसमें सीलिया जो होगा वो टफ्ट की फॉर्म में होगा। इस तरीके से 8 प्लेट्स होती हैं, याद रखेंगे कॉम्प्लेट्स हमेशा 8 होंगी नंबर में। ये आ गया 4 कॉम्प्लेट्स, 5, 6, 7 एंड अल्टीमेटली दिस वन इज 8। सो शेड कर रही हूं मैं पोर्शन। सो दीज आर 8 सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स जो कि प्रेजेंट रहती है टिनोफोरा में, और ये हेल्प करती हैं मूवमेंट में। ठीक है, सो दीज आर सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स। फाइन, क्योंकि ये प्लूरोब्रैंकिया का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे मैं एक और चीज बताना चाहूंगी। इसके स्ट्रक्चर में फ्लैजिला भी रहता है। दिस इज द फ्लैजिला। जो फ्लैजिला होते हैं बहुत लॉन्ग होते हैं और हमेशा 2 होते हैं नंबर में। सो दीज आर फ्लैजिला विच आर 2 इन नंबर। ठीक है, प्लूरोब्रैंकिया के स्ट्रक्चर में 2 फ्लैजिला होते हैं, और याद रखेंगे जब भी फ्लैजिला होगा हमेशा 2 होंगे, अदरवाइज नहीं होगा फ्लैजिला। ठीक है, अब ये है बोरल रीजन, ये सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स, 2 फ्लैजिला रहेंगे, अगर है तो 2 ही, अदरवाइज नहीं। अगर कॉम्प्लेट्स हैं दे आर ऑलवेज 8 इन नंबर, वो हमेशा 8 होंगी नंबर में। सो दिस इज द एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ टिनोफोरा। कुछ और चीजें भी हैं, उनके बारे में बात करते हैं, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले उनके हैबिट और हैबिटेट की बात करेंगे। तो दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्री लिविंग, यानी कि मूव करते रहते हैं, सिसाइल फॉर्म नहीं मिलेगी। सिसाइल फॉर्म स्ट्रिक्टली सिसाइल ऑर्गेनिज्म से पॉरिफेरा में और सीलेंट्रेटा में आप देख पा रहे थे सिसाइल और फ्री लिविंग दोनों थे, लेकिन ये ऑर्गेनिज्म स्ट्रिक्टली फ्री लिविंग है, कोई भी सिसाइल फॉर्म नहीं मिलेगी, एंड दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन। ये एक्सक्लूसिवली मरीन है। हमारे पास अभी तक दोनों फाइलम्स में ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो मोस्टली मरीन थे, लेकिन फ्रेश वाटर फॉर्म भी हमने देखी। बट इसके केस में ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है जो फ्रेश वाटर में मिलेगा। ठीक है, तो एक्सक्लूसिवली मरीन है। इसके अलावा हमारे पास कुछ और फाइलम्स भी हैं जहां पे एक्सक्लूसिवली मरीन ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, जैसे कि जिसमें से एक है अकाइनोडर्मेटा। कॉर्डेटा के केस में भी आप कुछ सब क्लासेस देखोगे जहां पे एक्सक्लूसिवली मरीन अरेंजमेंट है, एक्सक्लूसिवली फ्रेश वाटर एम्फीबिया होते हैं। ठीक है, तो एक्सक्लूसिवली मरीन फॉर्म है टिनोफोरा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कुछ और फीचर्स की, यानी कि ये ऑर्गेनिज्म शो करते हैं बायोल्यूमिनेसेंस, यानी कि अगर अंधेरे में इनको देखा जाए तो ये चमकते हैं। आपको ग्रीनिश कलर का ल्यूमिनेसेंस जो है इनकी बॉडी से दिखेगा। और एक और चीज जो इनको बाकी ऑर्गेनिज्म से अलग बनाता है, दैट दे हैव ट्रांसपेरेंट बॉडी। इनकी बॉडी जो है वो ट्रांसपेरेंट रहती है। ठीक है, सो ये है कुछ फीचर्स जो इनके एक्सक्लूसिवली इनमें प्रेजेंट है। रेस्ट में आपको बता दूं इनके न्यूरोनल एस्पेक्ट्स के बारे में। तो इनके पास न्यूरॉन्स भी होते हैं इन द फॉर्म ऑफ नर्व नेट।
नर्व नेट की फॉर्म में इनके पास न्यूरॉन रहेंगे। और सेकेंडली इनके केस में भी सेम अरेंजमेंट रहता है, 2 सेल्यूलर वॉल्स, बीच में मिजोग्लिया, थिक मिजोग्लिया, बहुत ही जेली लाइक अरेंजमेंट जैसा रहता है इनमें भी। तो बीच में नर्व नेट रहेगा, ठीक है, बिल्कुल डिफ्यूज नर्व अरेंजमेंट है, जिस जैसे कि सीलेंट्रेटा में है, ठीक है। और इनके केस में भी डाइजेशन जो है वो, एक तो नर्व नेट रहेगा, ऊपर से डाइजेशन जो है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रा सेल्यूलर दोनों रहती है, जैसे कि बिल्कुल सीलेंट्रेटा में थी। पहले एक्स्ट्रा सेल्यूलर होगी यानी कि कैविटी में होगी, एंड उसके बाद इंट्रा सेल्यूलर होगी, ठीक है। सो ऐसा कुछ डाइजेशन अरेंजमेंट रहेगा। बाकी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, सर्कुलेटरी स्ट्रक्चर्स हम बात कर चुके हैं, कोई भी स्पेशलाइज नहीं है, ना ही एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर कोई स्पेशलाइज्ड है इन ऑर्गेनिजम्स में। Rest will talk about the reproductive aspect. Oh, sorry, I forgot to mention the name. That is plurobranchia here. Now, the reproductive aspect. इनके केस में ये ऑर्गेनिजम्स कभी भी सेपरेट नहीं होते, दे आर हर्माफ्रोडाइट, यानी कि मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म सिमिलर रहेंगे, and they strictly lack asexual mode of reproduction. Only sexual mode of reproduction is there. अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई है कंसीडर करने के लिए कि सिर्फ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन रहेगा, एसेक्सुअल मोड बिल्कुल नहीं रहेगा। एंड दीज ऑर्गेनिजम्स शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन जो है वो पानी में होगा, और डेवलपमेंट जो है वो रहता है इनडायरेक्ट, यानी कि लार्वल फॉर्म प्रेजेंट रहती है इन ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। सो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इज देयर। अभी तक आपने जितने भी ऑर्गेनिजम्स देखे थे उसमें लार्वा है। लार्वा जैसे आप फर्दर एडवांस स्टेज पे पहुंचोगे, लार्वा आना कम हो जाएंगे, ठीक है। आप उसमें देखोगे जैसे कि अकाइनोडर्मेटा तक आप लार्वल फॉर्म्स देखोगे, हेमिकॉर्डेटा में लार्वल फॉर्म्स देखोगे, उसके बाद लार्वल फॉर्म्स कम होना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद एम्फीबिया में दिखेगी, ठीक है। तो एडवांस ऑर्गेनिजम्स में लार्वा नहीं आते, लेकिन इन ऑर्गेनिज्म से काफी कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट भी दिखेंगे आपको लार्वास के। नाउ द एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिज्म, दैट इज प्लूरोब्रैंकिया में यहां मेंशन किया, दैट इज टीनोपेना, प्लूरोब्रैंकिया। और इनका अरेंजमेंट आप देख सकते हो, बिल्कुल राउंडेड सा गूसबेरी जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो दीज ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो कॉल्ड एज सी वॉलनट्स, सी गूसबेरीज, ऐसे नाम भी टीनोफोरा को दिए जाते हैं, सी वॉलनट्स, सी गूसबेरीज। तो ये नाम भी रिप्रेजेंट करते हैं इनके स्ट्रक्चर को। सो अगेन रिपीट कर रही हूं, कॉम्प्लेट्स होंगी 8 ही होंगी, फ्लैजिला अगर है तो 2 ही होंगे नंबर में, ट्रांसपेरेंट बॉडी रहेगी, बायोल्यूमिनेसेंस होगा, हर्माफ्रोडाइट है, सिर्फ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट विद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टीनोफोरा एज वेल। अब नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्स, एस्केल्मिन्स, एनालिडा एंड ऑर्थ्रोपोडा।